हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के कुछ ऐसे संभावित प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी ही क्रम में मैंने एक छोटा सा गेस पेपर तैयार किया हुआ है जो कि आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प देगा और इसमें ऐसे प्रश्नों का संग्रह रखा गया हुआ है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। सबसे पहले जानेंगे चैप्टर फर्स्ट आपका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पौधों में लैंगिक जनन। इस टॉपिक से आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिलेगा, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया एवं गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। यह जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिल सकता है, अथवा अगर इसमें नहीं रहेगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है अंतर के लिए, तो यहाँ से अंतर का प्रश्न बन सकता है। और इसके साथ ही परागण अर्थात पॉलिनेशन वाले टॉपिक से स्वपरागण और परपरागण की विभिन्न विधियाँ, इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया विधि का सचित्र वर्णन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें किस विधि से होता है और किस स्टेप पर कहाँ पर क्या बनता है, इसका भी जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बच्चों इसमें बता दें कि जो चित्र है, बिना चित्र के आपका यह प्रश्न हल नहीं हो पाएगा, इसलिए चित्र को भी आप ध्यान में रखिएगा। चित्र का अभ्यास आप अवश्य कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ इसी पार्ट से मिलेगा परिपक्व बीजांड अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल। ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है यह परीक्षा में कई बार पूछा भी गया हुआ है और इसके आने की संभावना भी है। और इसी पाठ में दो चार टॉपिक ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट नोट अर्थात टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, जिसमें है असंग जनन, बहुभ्रूणता और अपबीजाणुकता भी आती है। इसी में अपबीजाणुकता और इसी के साथ साथ में एक टॉपिक है आपका पार्थिनोजेनेसिस अर्थात अनिषेक जनन। यह टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। यह जो बताया जा रहा है 4-5 टॉपिक थे इस पार्ट से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य में लैंगिक जनन। इस वाले पाठ में से मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट अथवा मानव के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट अर्थात टीएस, यहाँ पर मिलेगा आपको टीएस ऑफ टेस्टिस और टीएस ऑफ ओवरी। इस वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ ही साथ टेस्टिस से कौन कौन से निकलते हैं हार्मोन्स, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही ओवरी से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और इससे निकलने वाले हार्मोन्स से मादाओं यानी कि फीमेल मेंबर में कौन कौन से बदलाव अर्थात चेंजमेंट आते हैं, इनका वर्णन करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला पार्ट आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य वाले पार्ट में से
जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, इस टॉपिक का जो प्रश्न है परीक्षा में अवश्य आएगा, यह फिक्स है। और इसी के क्रम में आपका अगला क्वेश्चन मिलेगा, टिप्पणी लिखिए जिसमें से अपरा अर्थात प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होती है और प्लेसेंटा के कार्य। इसी के साथ साथ में चिकित्सीय सगर्भता समापन अर्थात इसमें आपको मिलेगा कि ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से चिकित्सीय विधि के द्वारा सगर्भता को अर्थात प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं, और साथ ही साथ यौन संचरित रोग अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट में अवश्य मिलेंगे, तो एसटीडी आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक आता है जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी वाले पार्ट में से आप मेंडल के नियम, यह इम्पॉर्टेंट में है, इसमें से एक नियम आपको परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र विभवन का नियम। पहला प्रभाविता का नियम और पृथक्करता का नियम यह मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड था, जबकि स्वतंत्र विभवन का नियम यह मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ये आपके शॉर्ट नोट में अथवा एक जो कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय अथवा अतिलघु में प्रश्न मिल सकते हैं। मेंडल की शब्दावलियाँ एक बार आप अवश्य ढंग से पढ़ लीजिएगा, जिसमें एलील्स, जीन और समयुग्मजी, विषमयुग्मजी क्या होते हैं, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ इसी ही चैप्टर से आनुवंशिक रोग अर्थात जेनेटिकल डिसीज में हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि जो ग्राफ बनता है अर्थात इसमें जैसे हम दर्शाते हैं आरेख के माध्यम से, तो आरेख इसमें आपको बनाने अवश्य पड़ेंगे, और अगर आप आरेख के माध्यम से दर्शाते हैं तो आपको इसमें पूरा अंक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के साथ ही साथ इसी ही पार्ट से टिप्पणी लिखने में आपको मिल सकते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में, जिसमें से सिंड्रोमिक डिसीज में आप जानते हैं कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जिसमें XX और Y अथवा XX एंड सो ऑन। टर्नर सिंड्रोम्स में जो है X 0 होता है, बाकी इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 45 होती है, जबकि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। और डाउन सिंड्रोम में जो है यहाँ पर 47 तो होता है, किंतु यहाँ ऑटोसोम्स में होता है, अर्थात तो जो भी कायिक कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाओं में ट्राइसोमी होने से होता है, जबकि क्लाइनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम्स ये लैंगिक गुणसूत्रों में अनियमितता के कारण होते हैं। इनको आप अवश्य पढ़ लें। और इसके बाद आपका अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी अर्थात वंशागति का आणविक आधार। इस पाठ से आप एक क्वेश्चन है आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने किया, या कैसे सिद्ध करेंगे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको प्रश्न में अवश्य मिलेंगे। इसके साथ ही साथ इसी ही टॉपिक से वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का मॉडल, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, उसे आप दर्शाएंगे आरेख के माध्यम से, और इसमें उसकी विशेषताएं आपको कम से कम 10 पॉइंट अवश्य लिखना है। साथ ही साथ चारगाफ का नियम, इसे आप अवश्य पढ़ लें। आगे देखेंगे इसी ही पार्ट से जो नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है।
जिसे आप कहते हो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, इस टॉपिक का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। और इसी ही पार्ट से टिप्पणी के रूप में मिल सकते हैं प्रश्न जिनके आने की संभावना भी है। जेनेटिक कोड, इसकी खोज, और जेनेटिक कोड में जो बनता है टेबल जिसमें आप 64 कोडांस भरते हो, और 64 कोडांस को कोडिंग करने के लिए जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स आते हैं इन्हें आप दर्शाते हो। और इसके साथ आप जानते हो कि 64 कोडांस में से आप एक होता है आपका इनिशिएशन कोडान और 3 होते हैं स्टॉप कोडान, इन्हें भी आप अवश्य ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट है मानव जीनोम प्रोजेक्ट अर्थात ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ओपेरान संकल्पना, यहाँ पर ना बढ़ा लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। तो ओपेरान कॉन्सेप्ट आप अवश्य देख लें। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य और रोग में से जीवाणु, विषाणु अथवा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, उनके कारक, उनके वाहक और उनसे बचाव के लिए उपाय। इस टॉपिक में से प्रश्न आपका एक अवश्य मिलेगा। और टिप्पणी लिखिए इसी टॉपिक में से जो है प्रतिरक्षी अणु अर्थात जिसे कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, आईजी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होता है। और इसी के साथ साथ में इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक स्ट्रक्चर भी आपका इसमें आ सकता है, इसकी संभावना है। प्रतिरक्षी अणु की संरचना कैसे होती है इसे आप दर्शाएंगे। साथ ही साथ इसी मानव स्वास्थ्य रोग में से विषाणु से होने वाला रोग में एड्स है जो कि HIV से होता है। आप इसकी नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी ही पाठ में से कुछ नशीले पदार्थ जो कि नशीले पदार्थ वाले टॉपिक से लिए गए हुए हैं। नशीले पदार्थ तंबाकू और अल्कोहल, किशोरावस्था, इस टॉपिक से ओपियाइड्स, कोकीन, कैनाबिनॉइड्स अर्थात जिसमें आपको बताया गया हुआ है चरस, अफीम, हेरोइन, गांजा आदि, भांग, ऐसे टॉपिक हैं जिनको, या चाय, कॉफ़ी, ऐसे टॉपिक इन्हें आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। इनमें कौन कौन से मिलते हैं उत्तेजक पदार्थ, ऐसे पदार्थ को आप अवश्य जान लीजिए। और इसके बाद अगला चैप्टर आपका है बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी में आप का पहला क्वेश्चन बन सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, अर्थात पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए तथा उसके उपयोग को बताइए। और इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कृषि में और चिकित्सा में, कृषि एवं चिकित्सा में कैसे होता है, इसका जो यूज है आप अवश्य पढ़ लें। इसमें के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अवश्य मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इसी चैप्टर से टिप्पणी के रूप में जीन क्लोनिंग, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322, इसे आप अवश्य देख लें, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट में रहेंगे। और लास्ट आपका है BT फसलें अर्थात BT क्रॉप्स, जिसमें BT बैगन, BT कपास, BT तंबाकू आदि ऐसी फसलें हैं जो कि आनुवंशिक रूपांतरित की गई हुई हैं। और इसके साथ ही साथ में आप आगे देख लें, आपका लास्ट चैप्टर रहेगा जीव विज्ञान की श्रृंखला में आप अगला पाएंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा इकोलॉजी एंड इट्स एनवायरनमेंट अर्थात पारिस्थितिकी और पर्यावरण वाले पाठ में से आपको क्वेश्चन
मिलेंगे। पहला मिलेगा इसमें से पारिस्थितिकी पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का उल्लेख, जिसमें आपको प्रकाश है, तापमान है, वायु की गति है, वायु है और पर्वतों की ऊंचाई, ढलान आदि ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आप इसका नोट्स अवश्य पढ़ लीजिए। इसमें से आपको एक प्रश्न अवश्य रहेगा। और इसी के साथ ही साथ पारिस्थितिक अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस में से जलोद्भिद, लवणोद्भिद, मरुद्भिद आदि जो ये अनुकूलताएं मिलती हैं पौधों में, जंतुओं में, इनकी विशेषताओं का आप अवश्य अध्ययन कर लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ इसी पाठ से समष्टियों के बीच पारस्परिक अंतरक्रियाएं कैसे होती हैं, जैसे सहजीवन है, सहकारिता है, सहभोजिता, आद्य सहकारिता, परजीविता, परभक्षण, ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से एक प्रश्न आपको शॉर्ट नोट में अवश्य मिल सकते हैं। इसमें लाइकेन, माइकोराइजा आदि ऐसे प्रश्न मिलेंगे। और लास्ट है इसी टॉपिक से जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ, उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधियाँ क्या क्या आती हैं, जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे जीव जंतुओं और पौधों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे हमारी प्रकृति में इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। और इसी के साथ ही साथ इसी पाठ से आपको मिलेंगे 60 नोट अर्थात टिप्पणी के रूप में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क अर्थात नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसी से ही रेड डाटा बुक अर्थात लाल आंकड़ों की पुस्तक, प्रोजेक्ट टाइगर और कुछ ऐसे संक्षिप्त नाम दिए गए हुए हैं जैसे IUCN, WWF, IBWL, MAB, UNEP। इस टॉपिक में फुल नेम और इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, इनका आप अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा। इसमें से आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे आपका एक पार्ट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें से RCH क्या होता है, RCH, MTP और ZIFT, GIFT, इनका भी जो है फुल नेम आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हुए हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह दी गई जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी और आप इस गेस पेपर के माध्यम से अपने ज्ञान का इन्हांसमेंट अवश्य करेंगे और आपको परीक्षा में जाने से पहले आप इन प्रश्नों को एक बार अवश्य ढंग से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो जाए। और आपको अभी से ही एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।